नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, जो कि मल्टी स्टारर विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। इन सैकड़ों कालुओं में से मैं सिर्फ एक हूँ, बाकी तो वे बेचारे हैं जो मेरे कब्जे में मौजूद अपनी बीवी बच्चों भाई बहनों को बचाने के लिए काल पहलिया बनने के लिए मजबूर हुए हैं। जिसने भी मेरा रूप उतारा या बोलकर तुम्हें सारी सच्चाई बताई, उसके सगे वालों को मार दिया जाएगा। क्या तू सैकड़ों बेगुनाहों के लहू को नाली में बहाना पसंद करेगा? ओफ, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? ओह, इन सैकड़ों काल पहलियों ने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया। यानी काल पहलिया ने इन्हें मुझे मार डालने के लिए भी मजबूर किया है। लेकिन मैं इनमें से किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि ये सभी बेगुनाह हैं। इनमें से गुनाहगार तो सिर्फ एक ही है, लेकिन कौन सा, ये ढूंढना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो जान बचाना भी मुश्किल है। खचाक! मुश्किल और भी बढ़ती जा रही थी, ज्यादा और ज्यादा, इतनी ज्यादा कि उसने डोगा जैसे फौलाद को भी तोड़ डाला। आह! डोगा जैसे पत्थर को भी चीखने के लिए मजबूर कर दिया। आह! और डोगा के हलक से निकलती ये दर्दनाक चीखें उसके दुश्मन के कानों में मिश्री सी घोलती चली गई। आखिर मैंने तुझे चीखने के लिए मजबूर कर ही दिया, और तेरी ये चीखें बता रही है कि तू मर रहा है। मर, जल्दी मर डोगे, जल्दी मर। आह! काल पहेलियों की इस भीड़ में एक तू ही है जिसने मुझे डोगा नहीं डोगे कहकर पुकारा है। यानी तूने इन सभी को अपनी शक्ल दी, अपना रूप दिया, लेकिन अपने बोलने का अंदाज नहीं दे पाया, अपनी वो कमीनगी नहीं दे पाया जिसे सामने लाने के लिए मैंने चीखने का नाटक किया, और मेरा नाटक कामयाब हो गया। मैंने तुझे सैकड़ों के भीड़ में ढूंढ निकाला कालू। अब मैं तेरी जिंदगी के नाटक को खत्म करूंगा। ओह, ये क्या? गाढ़ा काला धुआं जिसके आर पर कुछ नहीं दिख रहा। ओफ, जरूर इस काले धुएं को कालू ने यहां फैलाया है, और जिसका फायदा उठाकर वो भाग गया है। दिल्ली, परमाणु का शहर, और दिल्ली में ना परमाणु को चाहने वाले की कमी है और ना उसकी अस्थियों को यमुना में बहाने की इच्छा रखने वालों की। तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढकर अपने पास बुलाया है। तुम इन विशेष दवाइयों को बेचना चाहते हो जो ऐसी बीमारी को ठीक करेगी जिसका प्रकोप दिल्ली में ही क्या, सारी दुनिया में कहीं नहीं है। प्रिंसिपल, आखिर तुम ये 100% घाटे का धंधा क्यों करना चाहते हो, और मैं ऐसी दवाइयों को बेचने में तुम्हारा पार्टनर क्यों बनूं जिसकी एक भी टेबलेट नहीं बिकने वाली? बिकेगी भी क्यों? अरे भाई, जब बीमारी फैलेगी तभी तो उसकी दवाई बिकेगी। यह बात तो बच्चा भी समझ सकता है। जिस बात को बच्चा भी समझ सकता है उसे दुनिया भर के केमिकलों का ज्ञाता मिस्टर रसायन नहीं समझ पा रहा है। क्या मतलब? ओह, समझ गया, समझ गया। पिछले कुछ सालों के प्रयास से हमने पोलियो जैसी महामारी पर लगभग काबू पा लिया है, लेकिन हमारा यह प्रयास तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक हमारे बच्चों में फैलने वाली इस महामारी को जड़ से खत्म नहीं कर देते। इसलिए इस प्रयास में हमें आपको देश के हर नागरिकों को मिलजुल कर प्रयास करना है। एक इमरजेंसी कॉल। सुल्तानपुरी में सैकड़ों बच्चों को एक साथ पोलियो होने की खबर है। डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच चुकी है। वहां की कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए तुरंत वहां पहुंचो। ओके, मैं तुरंत ही पहुंचता हूं। सुल्तानपुरी। इतने सारे बच्चे एकदम से पोलियो ग्रस्त कैसे हो गए, इस बारे में कुछ पता चला डॉक्टर? पानी की वजह से। इस पानी में पोलियो के कीटाणु बहुतायत में मौजूद हैं, और ये पानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी में पोलियो के कीटाणु? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने पानी की टंकी में उन कीटाणुओं को छोड़ा हो। ये बात कोई और भी सोच रहा था,
देशभक्त नौजवान भारत। मुझे तुरंत ही इस बीमारी के फैलने के कारण की तह तक पहुंचना है और इसके लिए खोज का निशाना बनेंगे वे वाटर टैंक जिनसे दिल्ली में पीने का पानी सप्लाई होता है। इन विशेष पोलियो वायरस को तुम दिल्ली की वाटर सप्लाई टंकियों में मिला रहे हो, जिससे तुरंत ही छुटकारा पाने की दवा तुमने बना रखी है। जल्द ही लोग उस दवाई को लेने के लिए टूट पड़ेंगे और हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वाह प्रिंसिपल, वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। क्या शानदार बिजनेस शुरू किया है। भड़ाक तुमने। ओह, ये क्या। जवाब में गूंजी देशभक्ति से लबालब भरी वो आवाज। ये बताने आया हूं मौत के सौदागरों को, जहर बेचकर ना भरे दौलत से अपने घरों को। उफ, तिरंगा आ गया। आने दो, चला जाएगा यमराज के पास। मेरी वहां जाने की कोई मर्जी नहीं, क्योंकि अभी तुम जैसे शैतान धरती पर मौजूद हैं। उफ, यमराज के पास जाने की तेरी मर्जी नहीं है तो क्या हुआ। प्रिंसिपल के बनाए ये मिनी शूटर्स तुझे वहां जरूर भेजेंगे। ओह, इन छोटे छोटे यंत्रों ने हवा के संपर्क में आते ही बेहद खतरनाक रूप धारण कर लिया है। वे द्रुत गति से मेरे चारों ओर लहराकर मुझे अपना निशाना बना लेना चाहते हैं। उफ, नहीं बचेगा। इन मिनी शूटर्स की मार से तू नहीं बचेगा तिरंगा। उफ, बचेगा। मेरे होते कैसे नहीं बचेगा। परमाणु, सही समय पर पहुंचे परमाणु। हाँ, इस शैतान जोड़े की धुनाई करने का यही सही समय है। ये समय तुम दोनों की मौत का है, और वो मौत तुम्हें मेरा ये केमिकल देगा जो हवा में मौजूद छोटे छोटे कीटाणुओं को तुम्हारी मौत का रूप देगा। ओह, ये क्या। मिस्टर रसायन के केमिकल ने हवा में मौजूद कीटाणुओं को असाधारण रूप से बड़ा कर दिया। तिरंगा, बचो इनसे। अपने ढाल के किनारों को कटर का रूप देकर तिरंगा भी उन्हें नष्ट करने में जुट गया था। देखते हैं ऐसे कब तक बचे रहोगे। ओह, सचमुच इस तरह इनसे बचना मुश्किल है, क्योंकि इनकी तेजी से इनकी क्योंकि उतनी तेजी से हम इन्हें खत्म नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेजी से यह बढ़ रहे हैं। ओफ, इनका हमला भी बहुत ही भयंकर और जानलेवा है। एक मिनट, प्रिंसिपल और मिस्टर रसायन भी इसी वातावरण में खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये भयंकर कीटाणु उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कीटाणु एक ही वातावरण में मौजूद कुछ लोगों को बोटियां नोच लेना चाहे और कुछ का बाल भी बांका ना करे। इसका एक कारण समझ में आ रहा है। मिस्टर रसायन के हाथ में थमी वो मिनी गन, जिसमें से स्प्रे के रूप में निकलने वाला केमिकल उनकी तरफ बढ़ने वाले कीटाणुओं को मारकर उन्हें उनसे दूर कर रहा है। हमें बचने के लिए वो मिनी गन चाहिए। मिल जाएगी, क्योंकि मेरे लिए छोटा होकर इन खतरनाक कीटाणुओं के झुंड से बचकर मिस्टर रसायन तक पहुंचना और उसके हाथ में थमी मिनी गन छीनना कोई मुश्किल काम नहीं है। वेरी गुड परमाणु, अब तुम इस गन से वातावरण में फैले खतरनाक कीटाणुओं को नष्ट करने की तैयारी करो। मैं इस बात की तैयारी करता हूं कि मिस्टर रसायन एक बार फिर हवा में अपने केमिकल और प्रिंसिपल अपने छोटे मगर बहुत ही खोटे यंत्रों का कमाल नहीं दिखा पाए। अरे ये क्या। ये अचानक हमारी आंखों के सामने चमकते गोले से कैसे आ गए। ओफ, बेहद तेज चमक है इनमें, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आंख को अंधी कर देने वाली उस तेज चमक के दूसरी तरफ क्या हो रहा था, यह ना तो परमाणु जान पा रहा था और ना तिरंगा। इसी बीच दिल्ली से कुछ ही दूरी पर मौजूद राजनगर में रेड 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 बुड़ुम तड़ 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 तड़, क्लिक क्लिक क्लिक। ओह, गोलियां खत्म, साथ ही तुम्हारी आजादी के दिन भी खत्म। आह, धड़ाक। यू आर अंडर अरेस्ट।
हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने आए इन 3 खुखार आतंकवादियों को इंस्पेक्टर स्टील ने इतनी आसानी से ध्वस्त कर दिया। यही तो खूबी है इंस्पेक्टर स्टील की। जिस काम को बड़ी से बड़ी फौज अंजाम नहीं दे सकती, उसे इंस्पेक्टर स्टील नामक यह फर्ज की मशीन चुटकियों में अंजाम दे देती है। इधर इंस्पेक्टर स्टील ने आगे बढ़कर अपराधियों के हाथों में हथकड़ी पहना दी। ठीक तभी ओफ, एकाएक ये काली आंधी कैसे चलने लगी। वो रहस्यमयी काली आंधी कहां से आई थी और क्यों आई थी, ये इंस्पेक्टर स्टील नहीं जान पाया। जबकि ठीक उसी वक्त असम के जंगलों में कायगुला एक बार फिर तेरी जान लेने आया है भेड़िया। और इस बार कायगुला नाकाम नहीं होगा। तू पागल है कायगुला, जो ऐसा सोच रहा है। तुझे इस जंगल में नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। भाले की तरह कायगुला की तरफ उछला भेड़िया। कायगुला तक पहुंचने से पहले ही उसके शिकंजे में फंस गया। ओह तू आज नहीं बचेगा भेड़िया, तू मरेगा, हर हाल में मरेगा। कैसे मरेगा, तेरे बाप का राज है क्या? अबे भेड़िया मरेगा तो सिर्फ कोबी के हाथों, और भेड़िया को मैं मारूं ना मारूं मेरी मर्जी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? मैं कायगुला हूं, जो कभी खत्म नहीं होता। खत्म कायगुला के दुश्मन होते हैं। बचो कोबी। कब तक बचोगे? कहां तक बचोगे? ओफ, हम बुरी तरह फंस गए कोबी। और जिंदगी भर फंसे ही रहोगे, क्योंकि मेरी दलदल एक बार किसी से चिपक जाए तो उससे तब तक चिपकी ही रहती है जब तक वो खुद सूख कर उतर ना जाए। तब तक तो उसे मरे हुए भी कई महीने बीत जाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। ओफ, कायगुला सही कह रहा है। मैं और कोबी जितना इससे छूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना ही हमसे और चिपटती जा रही है। ये दलदली कीचड़ तो अब तभी छूटेगी जब सूखेगी, और ये हमारी जान लेने से पहले सूख जाए, ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ओह, ये क्या? ये एकाएक अपने आप तेज हवा कैसे चलने लगी, जो हमारे शरीर की दलदल के साथ साथ कायगुला के शरीर को भी सुखा रही है। वहां चलने वाली वो तेज हवा अपने आप नहीं चली थी, बल्कि चलाई गई थी उन सैकड़ों गीदों की मदद से, जो जमीन से कुछ ही फुट ऊंचाई पर उड़ रहे थे और अपने पंखों को तेज गति से हिला रहे थे, और उन्हें आदेश दे रहा था जंगल के हर पशु पक्षी की भाषा बोलने और समझने वाला खोजो। अच्छा हुआ मैं पक्षियों के साथ सही समय पर भेड़िया को भी की मदद करने आ पहुंचा, वरना आज ये कायगुला के शिकंजे से नहीं बचते। भेड़िया और कोबी के साथ साथ कायगुला भी फौजो और उसके कारनामे को देख चुका था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब देर हो चुकी थी। तेजी से चलती हवा ने उसके दलदली शरीर में मौजूद पानी को सुखाकर उसे पत्थर बना डाला था। भेड़िया और कोबी के दलदली बंधन भी जम चुके थे। ताकत लगाओ कोबी, अपने शरीर पर जमी हुई कीचड़ को तोड़ने का यही मौका है। कड़ाम, ये तो टूट गए, लेकिन मेरे कलेजों को ठंडक तभी मिलेगी जब मैं इसे तोड़ूंगा। कोबी दौड़ पड़ा उस कायगुला को तोड़ने के लिए, जिसका सूख चुका शरीर उसे हिलने डुलने भी नहीं दे रहा था। लेकिन कोबी कायगुला को तोड़ पाता उससे पहले ही वहां चली सूखे पत्तों की आंधी ने कोबी और भेड़िया को मानो अंधा कर दिया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।